गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर, चीयर्स। हाय हाय सर बजट बढ़ गया, दो प्रकार की नमकीनें जो हैं। चाणक्य फोरम में ऐसा पैसा बरस रहा है, ये देखो। कोई सोचे कि हमारी कंपनी कैसा कर रही है। दो चकने भिन्न भिन्न प्रकार की हैं सर। भिन्न भिन्न प्रकार की। चाय पे चकना में आपकी बहुत बहुत, चाय पे चकना नहीं यार, चकने पे चर्चा ना। हाँ सर। चकने पे चर्चा में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सी पैक सी म्यूजिक। कोई अपनी शो का नाम कैसे भूल सकता है यार, मतलब ये। हाँ उसका सर ये सही किया है, ये तो हमें याद रहता ही है क्योंकि ये तो जुबान पे हमारी पे जो मुफल्लिस किया गया है। क्या मुफल्लिस सर? सी पैक जो है सर वो सीपैक बेसिकली मतलब है चकने पे चर्चा। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मत समझना, सीपैक मतलब चकने पे चर्चा। ये भी हमारा दिया हुआ नहीं है सर, किसी सज्जन ने ही उसमें दिया था कमेंट्स में। अच्छा, कमेंट्स में है? हाँ सर, हमने नहीं बनाया, ये देखिए कहीं और इजाद हुआ है। हाँ। और फिर वो हमें भेजा गया कि सी पैक अच्छा रहेगा, और फिर उसको बहुमत भी मिल रहा था, बहुत लाइक वाइक भी हुए। सही है, ये याद करने में भी बहुत ही आसान है, असाधारण नहीं है ये, बहुत किसी ने सोच के बनाया है। चलो ठीक है। क्या करें सर, वो उर्दू नहीं तो हिंदी ऐसी डाल दो कि उन्हें भी दिक्कत आए कि ये मुसद्दिक और मफलूज है कुछ। चलो कुछ तो है मतलब। हाँ मतलब उम्मत का ये क्या हाल हो गया है, उससे तो अच्छा ही है जो भी है जो है। ये उसमें 9 इंडिया में आता है ना। हाँ सर, वो कल कह भी रहे थे कि आपका धन्यवाद कर रहे थे, आपने उनका नाम लिया गौरव एंड जो है कि गौरव सर ने। सौरभ दोई तो हैं। हाँ आपने कल बोला था ना सर कि अरे इसमें धन्यवाद कैसा है, हम तो शो देखते हैं उनकी रेगुलरली, बड़ा मजा आता है। हाँ वही बता रहे थे कि हमारा पेशा एक ही है। तो सर शुरुआत करते हैं सर। तो सर उनकी अंतिम यात्रा प्रोग्राम थी ईरान में, हमने की। तो भारत से, हमारे बिहार से राज्यपाल जनरल साहब गए थे और पूरा डेलीगेशन जो था। हमारे लिए चाणक्य फोरम मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड ग्रेट प्रिविलेज, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन सर हमारे चीफ पेट्रन हैं चाणक्य फोरम के, और गाइड हमें करते रहते हैं। और समिट में सर उनका योगदान जो है। समिट, ये जो चाणक्य डायलॉग समिट है ना, ये उन्हीं के मुझे समिट करना था, पर मुझे आता नहीं था कि समिट, क्योंकि मैंने कभी पहले करा नहीं था। मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, मैंने तो कभी करा नहीं। समिट्स में मैं गया था, इस समिट में चला गया, वहां चला गया, लेकिन भाई आपको फिजिकली करना कैसे है, क्या टॉपिक्स होंगे, क्या है। एक तो होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपको बुकिंग करनी है, इतना पैसा लगेगा, इतने लोग आएंगे, उनको इन्विटेशन देना है, किस तरीके से वेलकम होंगे, कौन से होटल में कौन ठहरेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक तो ये है, लेकिन इसके अलावा भाई उसका इंटेलेक्चुअल थॉट क्या है उसके पीछे। तो मैं पहुंच गया जनरल हसनैन के घर पे, और मैंने बोला सर मैं गया हूं फंस। बोल तो मैंने दिया, अब इसको करना कैसे मुझे ये नहीं आता, कहां से शुरू करना है। तो जनरल हसनैन के घर में खाना बहुत अच्छा बनता, बहुत फैंटास्टिक फूड, ए ग्रेड। खाना आता गया, मैं खाता गया, मुझे क्या पता। और जनरल साहब वहां पे लिख रहे हैं, मुझसे एक बार पूछा तो मेरे मुंह में खाना था, मैंने बोला कह रहा नो प्लीज आप। तो जनरल साहब ने पूरा लिख दिया, एक बार जनरल हसनैन ने पूरा लिख दिया, मैं वो कागज ले गया अपने साथ। उनकी राइटिंग में पॉइंट्स बिल्कुल 1 2 3 A B इस तरीके का लिखते हैं, बिल्कुल वो कट। मैं घर में गया, मैंने उसको टाइप करा, मैंने टीम को दे दिया, और हमारा कॉन्क्लेव हो गया। और हर बार बढ़ता ही जा रहा है सर उनके मार्गदर्शन। नहीं, बिल्कुल हर बार बढ़ता जा रहा है, एंड ही इज वेरी दिस थिंग। लेकिन कई मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आप उनसे बातचीत करते हैं क्या ज्यादा। मैंने बातचीत नहीं करता जनरल हसनैन से। सर हम भी 2 एक बार मिले हैं यहाँ पे, पॉडकास्ट में आए थे सर। तो नहीं, जैसा ना कि वो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं उनसे तो बहुत जूनियर हूं, मैं बहुत ज्यादा जूनियर हूं उनसे, दशकों के हिसाब से जूनियर हूं, लेकिन फौज के सीनियर हैं। तो फौज में कल्चर भी है कि यंगस्टर है, उनके सामने तो बच्चा ही हैं कि ठीक है यार कोई नहीं, चलो इसकी मदद कर देते हैं। तो उस लिहाज से उनका वो करते हैं। लेकिन मैं जनरल साहब से ज्यादा बात नहीं करता, मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, बिकॉज ही इज वेरी काइंड दैट वे। ही इज वेरी काइंड, इज वेरी हेल्पफुल, बट
इज जनरल यार, मतलब सर मैंने भी देखा उनको थोड़ा सा ना। अपने समिट में, और सर एक बार वो जयपुर गए थे, जयपुर डायलॉग्स में, हाँ तो पब्लिक के बीच में सर जो पब्लिक को कैच करने का और जो उनके पास एक है, एकदम जुड़ जाते हैं और पब्लिक के साथ में ना। मैं आपको बताता हूं, देखिए ना, एट दैट लेवल पीपल आर वेरी नॉलेजेबल। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल हसनैन ना पढ़ते बहुत हैं, ये सच भी है, लगता नहीं है, सच भी है। ही रीड्स अ लॉट, ही लिटरली कंज्यूम्स स्टफ। तो पढ़ते बहुत हैं, इसलिए लिखते बहुत अच्छा है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को आसान शब्दों में बताना कि क्लास 12th का बच्चा समझ ले, जी, ये हुनर होता है। आप भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं, राइट? आप उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्लास 12th के बच्चे से बात कर रहे हैं और दोनों लेवल पे लोग आपको बिल्कुल समझ रहे हैं, क्लियर। ये होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि आपने अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोल दी यार, आपने हिंदी बहुत अच्छी बोल दी, नहीं, कम्युनिकेशन नहीं। कम्युनिकेशन स्किल ही वही है कि आपने समझा दिया। मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती, मैं फोन करता हूं कि सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस, आप प्लीज मुझे समझाइए। उनको पता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा, उनको पता है कि ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, इनको इसके पल्ले नहीं पड़ रहा। तो वो एक हुनर होता है, एक टैलेंट होता है कि आप बोले ठीक है, अच्छा बेटा ऐसा है, देख ये ऐसा है, तो आपने समझ लिया। अच्छा टीचर तो वही होता है ना। अच्छा टीचर भाई वही है जो कि जिसके छात्र, अब छात्रों के सबका लेवल सेम तो नहीं होता क्लास में ना। तो ऐसा नहीं कि आपके एक दो छात्र हैं वो आईआईटी चले गए, बाकी का लोटिया डूब गई, ऐसा तो नहीं होता। तो कोई आपके वीक छात्र हैं। मैं ये मानता हूं कि मैं सिंसियर स्टूडेंट हूं जियोपॉलिटिक्स का, मैं एक सिंसियर स्टूडेंट हूं, बट दिस इज नॉट टू से दैट आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। मैं ज्यादा कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं हूं, पर सिंसियरिटी है तो। बट आई हैव गॉट वेरी ब्रिलियंट टीचर्स। जो हमारे टीचर हैं वो बड़े ब्रिलियंट हैं और सिखाते हैं विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, तो हम भी सीख जाते हैं, क्योंकि आप ब्रिलियंट टीचर होंगे तो आपको ऊपर तो उठाएंगे ही उठाएंगे। और सारे टीचर्स के जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो हेड हैं उनके, वही है। एनीवे, और बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पाकिस्तान भी था वहां पे। अब पाकिस्तान का सर मुझे वो जो भीड़ देख के समझ में नहीं आया कि मुनीर उसको लेके गया प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री मुनीर को लेके जाता है, पता नहीं, दोनों ऐसे चलते, पता नहीं चलता आगे कौन है, मैन कौन है। 2 कदम वो आगे है तो फिर वो कुछ हो जाता है, फिर वो धीरे सा हो जाता है कि नहीं, इनको भी। पाकिस्तानी गए वहां पे पैसा मांगने। आप कभी भी नोट करना कि पाकिस्तानी जो इस्लामिक उम्मा की बात करते हैं, जो पाकिस्तानी बात करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब आसिम मुनीर अभी लड़ाई से पहले 28 फरवरी के पहले, और जब से इसको ताकत मिली है, जब से इसको सत्ता मिली है, जब से ये आर्मी चीफ बन गया और फिर काबिज हो गया सबके ऊपर, ये कितनी बार ईरान गया? उसके पहले अभी गया ये कि बात मान लो, अमेरिका की शर्तें मान लो, उसको छोड़ दो आप। उसके पहले कब गया था ईरान? कभी नहीं गया। शहबाज शरीफ कब गया? आप बता दो अगर गया होगा तो। मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूं। ये कुछ नहीं है, इनको लगता है कि अमीर अमीर देशों से लोग आए हैं, अब कोई मौका तो होगा जब आप जाओगे ईरान। आप ऐसे थोड़ा ना कि मुंह उठा के, लंदन थोड़ा है, पाकिस्तानी लंदन पहुंच जाते हैं मुंह उठा के बिना काम के। शुरू में सर मुनीर भी कंफ्यूज था, कभी कोट पहन के जा रहा है, कभी आर्मी की वर्दी पहन के जा रहा है। वो कंफ्यूज नहीं है, वो अब नहीं जा रहा सर आर्मी की पहन के, अब पूरा फिक्स कोट में ही जा रहा है। नहीं, देखो वो पाकिस्तानी ना ऑप्टिक्स पे खेलते हैं, उनको लगता है हम ऑप्टिक्स पे खेलेंगे। एक बड़ा वायरल हो रहा है आजकल, वो सिंगापुर का डिप्लोमेट है जिसने धो के धो दिया, आपने सुना ना वो जी। उसने, वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने वही अपने ओछे टाइप के सवाल पूछे, 2-2 कौड़ी के। उसने बिल्कुल नाप दी उनकी औकात। उसने बोला अमेरिका ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपने उसका फायदा उठाया डिप्लोमेसी पे, लेकिन आप लोगों के पेट नहीं। बेसिकली कहने की बात है कि वो जो लोग हैं पाकिस्तान की, जो पूरी कौम है पाकिस्तानी या वो मुल्क है, उनके फंडामेंटल्स गलत है। जब आप घर बना रहे हैं और उसकी नींव कमजोर है, उस घर की जो जड़ है, जो नींव है, वो कमजोर है, आप कितना भी संगमरमर लगा लो, घर ढह जाएगा। और पाकिस्तान के साथ यही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान कोई किसी रूहानी ताकत या खुदा के आशीर्वाद से नहीं बचा है। पाकिस्तान आईएमएफ की वजह से बचा हुआ है।
कल अगर ये 2-3 एजेंसीज अपना हाथ पीछे खींच लें, पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि अपनी फौज पाल ले, पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि लोगों को तनख्वाह दे दे, फौज की बात नहीं, नॉर्मली जो लोग हैं तनख्वाह, पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। पाकिस्तान तो ये हर यू नो व्हाट दे शुड हैव डन, इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर, राइट, इतना बड़ा डेलीगेशन। अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। कतर बीच में आ गया। कतर किस चीज में मास्टर है? और मेरी कतर से इख्तलाफात हैं, मैं कई सारी कतर की ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे मैं अग्री नहीं करता हूं, राइट। कभी कभी ऐसा लगता है कि कतर कर क्या रहा है, लेकिन एक आपकी बात माननी पड़ेगी कि कतर की क्रेडिबिलिटी है। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट कतर हैज गॉट ट्रेमेंडस क्रेडिबिलिटी। वो करें कुछ भी, उनकी क्रेडिबिलिटी ट्रेमेंडस है। कतरियों ने क्या करा? बैक चैनल डिस्कशन अमेरिका के और ईरान के शुरू हो गए। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रंप उठा के फोन मुश्तबा खमेनी को करता है, खमेनाई को करता है ना, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि एक अमेरिकन टीम है जिसको हम नहीं जानते। हम तो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर और मार्को रूबियो, हम तो यही लेवल की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अखबार में यही लोग आते हैं, हमें क्या पता। और एक कतर की टीम है, सॉरी हां, कतर की टीम है और एक ईरान की टीम है, और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान इतना बड़ा डेलीगेशन क्यों भेज रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि हमारे हाथ से मालपुआ चला जाएगा। पाकिस्तान ने एक्चुअली, आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को यह कन्विंस कर दिया है कि तुम अमन के फरिश्ते हो। और अभी बात बनी है, बात चल रही है, उसमें सर इतने पैसे मिलेंगे, 300 मिलियन बिलियन मिलने वाले हैं। हाँ। और ईरान तो हमें गैस और पेट्रोल मुफ्त देगा या फिर सस्ता देगा। अभी कुछ हुआ नहीं है। हाँ, ये इनके वो आ गए न्यूज चैनल पे, गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। ये पाकिस्तानियों की पुरानी फितरत है, हमें सस्ता तेल तो देना ही चाहिए। अगर दुनिया को 100 पे दे रहा है तो हमें 50 पे दे, 60 पे दे। और बड़े बड़े जो नाम है पाकिस्तान के अंदर, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, घिनौनी गिरी हुई। यार कितना गिर जाते हैं ये लोग यार, पाकिस्तान लाहौरी पैसे के लिए कितना भी गिर सकता है यार, एंड वेरी शॉकिंग। ईरान को तो हमें मुफ्त तेल देना चाहिए। आप टेलीविजन पे ऐसी बात कैसे करते हैं? आप अगर घर जाएंगे तो अपने माँ बाप अपने बच्चों को फेस कैसे करते हैं? ये खुद के घर में जब जाते होंगे, घंटी बजाते होंगे, लोगों को ऐसा लगता होगा कि मांगने वाले आ गए। यार हाउ इज इट पॉसिबल यार? ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये भीख मांगने गए ईरान में, आपको बता रहा हूं। दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट कि कहीं से पैसा निकल ले। और बंदे सेट कर दिए होंगे कि भाई कहीं से पैसों की गूंज सुनाई दे, जल्दी बता देना, शाम को ही पहुंच जाएंगे। पैसों का लेन देन की बात हो रही है या कुछ हो रहा है। इस मामले में तेज है सर। मैंने एक बात नोटिस की है सर, जैसे कोट वोट पहन के सब लोग जाते हैं तो सब डार्क ब्लू या डार्क या ब्लैक ऐसा पहन के रहते हैं। शहबाज शरीफ को सर मैंने देखा है ऐसे मौके पे जरूर व्हाइट सा कोई डाल लेगा, कोट उसका थोड़ा लाइट रहता है, तो उसके कोई भी है जो उसको ज्ञान दे रहा है कि भाई देखो इतनी भीड़ में एक तो पता नहीं चलता कि यहाँ ये भी है, तो एक अलग सा पहन के रहता, थोड़ा व्हाइट सा पहन लेगा जिससे थोड़ा दिख जाए अंधेरे में ना, हाँ खड़ा तो है भाई अलग, ऐसे अपने आप को नोटिस करवाता है। वरना प्रधानमंत्री के रूप में देखो, शहबाज शरीफ की ओर आपकी नजर जाएगी क्योंकि उसने सफेद या लाइट कलर का कुछ पहना है। स्विट्जरलैंड भी दिख रहा था कि हाँ है एक बंदा अलग से पहन के घूम रहा है। बस इन्होंने किया क्या किसी को नहीं पता। स्विट्जरलैंड गए या कहीं पे भी गए, हुआ क्या? और दोहा वाले में सर एक बयान नहीं आया पाकिस्तानी तरफ से कि हुआ क्या था और हमने क्या करवा दिया। एक बात का ध्यान रखना यार, एक बात का में ध्यान रखना, पूरी जियोपॉलिटिक्स जो चलती है ना, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इकोनॉमी का होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वही एक फैक्टर है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी से आप कुछ ले दे सकते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है, पाकिस्तान नेगोशिएट नहीं कर पाता क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। भाई आपकी मेरी बहस है, आपकी मेरी लड़ाई है, कुछ लेन देन होगा ना, आपका खेत है मेरा खेत है, मैं आपको कहता हूं ठीक है चलो पीछे वाला जो कुआं है मेरी जमीन में मैंने आपको दिया, आपका एक मैटर सॉल्व हो गया। तो आपने बोला ठीक है, आपकी जो आपका 2 खेत हैं, बीच में मेरा खेत है, मैं वो आपको खेत देता हूं, आपको पानी मिल गया, मुझे एक साथ कंटिगुअस लैंड मिल गया, और फिर बार्टर होता है, बार्टर होता है इस तरीके से, या फिर पैसे दिए आपने, पैसे दिए, व्हाटएवर। अब बाकी सब जमीन जायदाद वाले हैं, ठीक है, पाकिस्तानी लंगूर की तरह पेड़ पे चढ़े हुए हैं और पेड़ भी उनका नहीं है, पूंछ लटका के बैठे हैं वहां पे। तो क्या देंगे क्या लेंगे किसी से? फिर वो कहते हैं दुनिया साजिशें करती। भाई तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए,
मतलब हाउ, व्हाट विल पाकिस्तान नेगोशिएट विथ व्हाट? हाँ, इनके पीछे अगर अमेरिका खड़ा है तो ये कुछ कर सकते हैं। मैं पाकिस्तानियों को चैलेंज करता हूं, आपने जो इस्लामाबाद टॉक्स कराई थी उसमें जेडी वैंस आया था, आपने दुनिया को झूठ बोला कि आपने जेडी वैंस को बुलाया है। मैं आज की तारीख में पाकिस्तानियों को चैलेंज करता हूं, तुम दोबारा बुलाओ जेडी वैंस को, जरा एक बार बुलाओ, एक बार बुलाओ जेडी वैंस को, अगर तुम्हारी औकात है तो। होटल का देंगे सर आप खर्चा? पिछली बारी तो पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़ हुआ, क्या कहां से आया। हाँ? आप नहीं। फिर मरवाने के चक्कर में लग रहे। मेरा ऑफर 31 दिसंबर तक है इस साल का। 31 दिसंबर तक तुम जेडी वैंस को एक बार फिर ले आओ। जेडी वैंस इनसे मिल लेगा, अगर ये यूएस जाएंगे, यूरोप जाएंगे कहीं पे, मुझे नहीं लगता कि जेडी वैंस को ये लोग बुला सकते। हाँ, ये हो सकता है कि ट्रंप बोलेगा कि जा तू पाकिस्तान, ये काम है, वो दैट इज अ सेपरेट केस। पाकिस्तान के बुलाने पे नहीं आएगा जेडी वैंस, आई नहीं। पाकिस्तान के बुलाने पे जेडी वैंस तो बहुत बड़ा आदमी है, कोई नॉर्मल आदमी न जाए पाकिस्तान, यार डर के मारे गला सूख जाता है इनका। ये पागल क्या क्या हरकतें करते हैं, नोबडी गोज यार। अभी कुछ दिनों से सर वो बोल भी नहीं रहा है ट्रंप। हाँ, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। अभी रोएगा ख्वाजा आसिफ, 1-2 महीने देख लो जी, सितंबर अक्टूबर तक ख्वाजा आसिफ के फिर आंसू आना शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। ये बहुत अफसोस की बात है, पर सर खुसूसी अफसोस है। जो है अंकल, जो है अंकल, वो अभी बयान दे रहे हैं। अभी उनका एक पॉडकास्ट चल रहा था सर, उसके बारे में मैं आपको बड़े आदमी है वो, जो है। हाँ, तो वो इस समय जो है अंकल, जो है अफगान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। वो बात करते हैं सर, पाकिस्तान में जो गुल खिलाया है उसका रिजल्ट ये आया है कि गुल जो खिलाया है उसका रिजल्ट ये आया है कि, अरे तो शेर बन गया, पाकिस्तान ने गुल जो खिलाया है उसका रिजल्ट आया है। अरे वाह 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 इरशाद। सर मैं इसको दोबारा वो कर दूंगा, ये याद बना रहे। पाकिस्तान ने जो गुल खिलाया है उसका रिजल्ट ये आया है, हाँ वाह वाह कि इरशाद। पुलिस ने पूरी रात उनके बोनट पे डंडा बजाया है। सर वो जो है विदेश मंत्री के, कैरी ऑन, पाकिस्तानी विदेश मंत्री उर्फ उप प्रधानमंत्री उर्फ समधी उर्फ भतीजे, वो कजन, हाँ, जो इशाक डर हैं, उनके एक रिश्तेदार हैं सर। कजन भी है, समधी भी है, हाँ कुछ है सर, पता नहीं। मिक्स एंड मैच है सब कुछ। हाँ, और उप प्रधानमंत्री भी हैं, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, हाँ, और इतना बड़ा सर, कम से कम बहुत खूबियां हैं। उसका फ्रेम में नहीं आती खोपड़ी उसकी। हाँ, पता नहीं कौन सा जूम आउट करके कौन सा कैमरा इन्होंने खरीदा है जरा कि तो, हाँ, उसका इशाक डर का इतना बड़ा सर है यार। तो फैमिली भी ऐसी है सर, पर सर के अंदर कुछ नहीं है। आप जनरली ये सोचते हैं ना क्यूबिक कैपेसिटी की बातचीत होगी इसमें, कोई ना, देयर वुड बी अ क्यूबिक कैपेसिटी। अगर सर बड़ा है तो दिमाग भी बड़ा होगा। ना ना ना, उसमें बोलो इशाक 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 इशाक, एको है उसके सर के अंदर, इतना बड़ा सर है, जैसे पहाड़ों में आवाज गूंजती है इसके सर। कान से मारो यहाँ पे आवाज, इशाक 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 इशाक। तो सर इनके पास जो मंत्रालय है वो तो आपको पता ही है कौन सा मंत्रालय है? हाँ, विदेश मंत्रालय। हाँ, तो विदेश मंत्रालय के तहत इनके एक रिश्तेदार हैं, इनके कोई नाती वाती है क्या, ऐसे कुछ है। तो उसका नाम है सर मोहम्मद रजा डार। तो वो सिंगापुर में कुछ महिलाओं से मिलता है और बातचीत होती है, बोलता है कि भाई पाकिस्तान आइए, और वो जो 2 महिलाएं हैं वो पाकिस्तान आ जाती है। तो ये लोग 4-5 लोग मिलके उनका किडनैप कर लेते हैं, और गैंगरेप वगैरह की शिकायत मिली, और भाई साहब जो है पुलिस उठा ले जाती है। सुतैया होती है तो पता चला, अरे मैं तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दा हाँ, पुत्र हैगा। तो बोलो ओ सॉरी। तो जो 2-3 और पकड़े गए, फिर उनकी धुलैया करी, भाई तू बैठ जा। उन 2-3 की धुलैया करी, फिर उन्होंने बोला भाई यही है मैन। हाँ, तो सुनने में ये आ रहा था कि पाकिस्तान जो है उसको दबाने की कोशिश कर रहा था, पर उन महिलाओं ने फोन कर दिया, क्योंकि एक महिला सर नीदरलैंड की थी और एक वेनेजुला की थी। तो स्पेन से फोन आ गया पाकिस्तान में, तो वहां से बात खुल गई कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, वरना तो बात दब जाती। तो ये मैं पूछना चाह रहा था सर, ये जो विदेश मंत्रालय का पूरा फायदा उठा के और ये विदेशों में जो घूमती है फैमिली, ये रिजल्ट आ रहा है। ये है पाकिस्तानियों में।
ये कोई नई बात नहीं है। एक अकरम अकरम करके था उनका, मैं उसका नाम भूल गया, डिप्लोमेट पाकिस्तान का, वो अमेरिका में पोस्टेड था। तो उसके ऊपर शिकायत थी, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था उसके पास, फिर भी पुलिस को पकड़ के ले गए, फिर पुलिस को छोड़ना पड़ा क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। उसने अपने लोकल लिव इन पार्टनर किसी लेडी के साथ रह रहा होगा, उसको बहुत मारा उसने। मुनीर नहीं, कुछ नाम, एक मिनट यार, कुछ था उसका नाम। कोई भी सर, मुनीर आपने बोल दिया तो हाँ, फिर मुनीर को मारा। सर मजा आता है कैसे भी करके, मतलब आप कहना नहीं चाह रहे हैं पर आपकी जुबान पे वही चढ़ा हुआ है। एक मिनट मैं जरा पढ़ लूं, एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ कौन था ये। सर मुनीर पे ही फाइनल कर लेते हैं सर, छोड़ी छोड़ी, ये कोई बात होती है? मुनीर को फाइनल वो भी अच्छा है सर, होगा कोई, पर एक्स मुनीर जो है। बड़े पिटा। हाँ, तो क्या हुआ, एक्स मुनीर उसके साथ हुआ। एक और है, लॉर्ड नजीर अहमद। लॉर्ड नजीर अहमद का देखिए कारनामे, स्क्रीन पे देखिए अपने। बीबीसी ने रिपोर्ट लगाई है, ये बीबीसी ने छापा था उसके बारे में, चाइल्ड सेक्स रैकेट में पकड़ा गया वो ब्रिटेन में सर। हाँ, वो शब्बीर अहमद है सर। नजीर अहमद अलग है। नजीर अहमद के साथ मेरी डिबेट, हमारा एक इंडियन पैनल था, एक पाकिस्तानी पैनल था, नजीर अहमद के साथ तो मेरी डिबेट हुई है किंग्स कॉलेज लंदन में। जब मुझे इनवाइट करा था किंग्स कॉलेज लंदन में, तब मेरी उसके साथ डिबेट हुई है। और एक करंट में सर एक शब्बीर अहमद करके है, 14 साल बाद रिहा हुआ है ब्रिटेन में। हाँ, और ब्रिटेन में ये मांग उठ रही है कि भाई इसको वापस पाकिस्तान भेजो। हाँ, और ब्रिटेन कह रहा है कि ठीक है, अभी इस पे जांच चल रही है, मतलब उस पे उन्होंने उसको रडार पे लिया हुआ है कि क्या मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है। पर बहुत तगड़ी मांग उठ रही है सर कि ये उग्रमिंग गैंग का सरगना था वो, और 2002 या कभी वो इस मामले में जेल में गया था सर। अब बोल रहे हैं इसको भाई वापस भेजो। ये कारनामे रहते हैं सर इनके तकड़े में। ये सब ऐसे ही है पाकिस्तानी। तो सर ये पाकिस्तान के जो हालात हैं, हाँ, जो है वो तो सर आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, नहीं, और ये कागज भी कुछ नहीं कर सकते सर, वो तो वही रहेंगे जो है। हाँ, जो है सर। पहला क्वेश्चन जो है सर, ये अमन रंगा जी हैं हरियाणा जिंद से। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं सर, इनका जो सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हीरो था वो ब्रह्मोस था। ऑपरेशन सिंदूर का हीरो ब्रह्मोस था। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो होगा, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी मिसाइल उसमें हीरो होगी, या कौन सा वेपन इंडिया का इस बार हीरो बन के उभरेगा? मैं, देखिए ये तो कहना बहुत मुश्किल है। अगर आप कहते हैं ब्रह्मोस हीरो था, तो हमारे एयर डिफेंस था ना, मुझे लगता है कि वो भी बराबर का ही हीरो था। चाहे हमारा आकाश हो, आकाश तीर हो, S-400 हो, जो भी हो, उसने बहुत कमाल का काम किया। राइट? अगली बार कौन होगा, मैं किसी वेपन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार इंडिया हर समय अपना ना हाथ पीछे खींच लेता है। कारण होंगे। जब मैं कहता हूं हाथ पीछे, यानी कि इंडिया को लगता है कि ठीक है पाकिस्तान को इतना मार दिया, अब छोड़ दो, इसको कहता हूं मैं हाथ पीछे। पाकिस्तान को इतना मार दिया, छोड़ दो, यह कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ। आप कूटते रहिए, लगातार सिलसिलेवार कूटिए पाकिस्तान को। इसके लिए बहुत जरूरी है, पाकिस्तान में अगर परमानेंट डैमेज करना है तो यू हैव टू गिव अ थम्स अप टू द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी जो नुकसान कर सकती है पाकिस्तान का, इन्होंने करा था 1971 वॉर में। इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट फूंक दिया था, पूरा हफ्तों तक जला था कराची पोर्ट, फूंक दिया इंडियन नेवी ने। यह करना पड़ेगा। आप एक बार अगर पाकिस्तान कुछ, और आप वेट मत करो, उनको बोल दो, उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं। नेवी सर वो भी नहीं देती ना केवीसी की तरह, ABCD क्वेश्चन नहीं होते उनके में, तो एक ही होता, कोई आंसर नहीं होता उसका। नेवी आ गई तो फिर इंडियन नेवी को आपने अगर अरेबियन सी में डिप्लॉय करा है, दे कैन जस्ट फिनिश कराची हार्बर इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। इन अ मैटर ऑफ मिनट्स कराची हार्बर विल बी अनइनहेबिटेबल, पूरा खत्म। ये ऑपरेशन सिंधु 2.0 में दे शुड जस्ट लेट इंडियन नेवी
गिव अ स्मॉल ट्रेलर, एक छोटा सा 1 और 2% का ट्रेलर जो है ये इंडियन नेवी को देना चाहिए पाकिस्तान को। पता जाएगा, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं ना, लग पता जाएगा एक बार, ये ठीक हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं, कुछ समय के लिए, फिर जला देंगे। सर एक गेम खेला जाता है ना, वो वाला आपने देखा होगा, यूरोप वगैरह में शायद खेलते हैं, वो थप्पड़ मारते हैं एक दूसरे के गाल पे तो उसने मारा, फिर सामने वाले ने मारा, कई बार एक थप्पड़ ऐसी जोर का भी पड़ता है उसमें, सामने वाले को एक ही में गिर जाता है, उसकी हार मानी जाती। तो इस बार जो पड़ेगा वो ऐसा वाला पड़े एक ही बार में। मैं तो कह रहा हूँ टेक रीटेक हो ही ना, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी हमारी पॉलिसी भी ऐसी है कि हो सकता है कि वो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, हम लोग नहीं समझते यार। सर आप भी समझेंगे सर, बाप होता है सर, नहीं मार सकता, आप कितना ही बेटा दुष्ट हो, पर दया दृष्टि जो है रहती है सर, ऐसे थोड़ी सर। नाती को कुछ नहीं कह रहा, बेटा तो बेटा है, नाती अलग कंधे पे चढ़ रहा है, अब क्या करें। पिताजी तो पिताजी हैं। चलो ठीक है। अब कुछ सर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने बोला है सर राम और SSA, ये क्या होता है? पंजाब से हैं। हाँ, सत श्री अकाल होगा सर इसका मतलब, SSA। हाँ ठीक है। और सत श्री अकाल बोला है सर, और राम बोला है। बिल्कुल, आपको भी राम और सत श्री अकाल। क्योंकि ये पंजाब से हैं सर, चंडीगढ़ से। अरिशबीर इनका नाम है, अरिशबीर सिंह। हाँ जी। इनका सवाल है सर कि UAE से ओमान होते हुए जो लाइन बन रही है, पाइपलाइन, हाँ, वो भारत क्यों ना बनाए? भारत को मतलब बनानी चाहिए। ये जो अभी जो संकट आया है हॉर्मुज वाला, ये वाला, और भविष्य में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ हमारा रुख कितनी तेजी से बदलना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो युग है वो EV वाला ही होने वाला है। तो इन दो चीजों पे हमें काम करना चाहिए, एक तो ये ओमान होके पाइपलाइन, जो ये हॉर्मुज वाला संकट हट जाए, और EVs के ऊपर काम हो। देखो मैं एक चीज बताता हूं, कुछ छोटी सी। ये पाइपलाइन तो ठीक है, पाइपलाइन जब जाएगी तो मुझे लगता है कि पाइपलाइन फिर कतर से भी और बहरीन से भी और सऊदी अरब से भी, और ये सब परमिशन लेनी पड़ती है, थोड़ा सा लंबा काम है, लेकिन भारत को करना चाहिए। और ओमान के समुद्र से बिल्कुल वहां पे अरेबियन सी से डायरेक्टली गुजरात ये पहुंचे, तो जितना भी तेल है पाइपलाइन से, वी शुड नॉट बी 100% डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखो पाइपलाइन उतना तेल तो नहीं ले जा सकती जितना जहाज ले जा सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन एक फ्लो रहना चाहिए ऑयल का किसी भी सूरत में। तो वो तो एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक ईवी की बात है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ईवी में प्रॉब्लम है 2-3 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई थिंक दे आर सॉल्विंग इट, पर मैंने बताई भी थी 2-3 दिन पहले, हमारी बातचीत भी हुई थी कि आपको सिंपल सा काम करना होगा, आपको एक सॉवरेन फंड बनाना होगा, ठीक है, और आपको यह बोलना होगा कि ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी इतनी है, मैं आइडिया दे रहा हूं, हो सकता है सरकार बोले कि हमें नहीं करना है, हो सकता है सरकार बोले कि अरे आइडिया ही बेकार है, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस, दैट्स दिस थिंग। आप ये मान के चलिए कि जो कार खरीद रहा है तो उसकी इतनी इनकम तो होगी कि वो टैक्स वैक्स दे रहा है अपना, कुछ सरकार को कुछ तो भी देता होगा। आप ईवी को कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अगर आपको इंसेंटिवाइज करना, आप बोलेंगे कि अगर आपकी सैलरी इतनी है और आप इतना टैक्स दे रहे हैं, अगर आप ईवी खरीदते हैं, राइट, अगर आप ईवी खरीदते हैं तो भाई हम आपको टैक्सेशन में इतना बेनिफिट देंगे, आप इतना कम टैक्स दोगे अगर आपने ईवी खरीदी है। और जो पेट्रोल की गाड़ियां चलाएगा उसके लिए एक अलग स्लैब होगा। दूसरी चीज, सिर्फ ईवी बेचना, ईवी तो बिक जाएगी। देखो आज की तारीख में 400 प्लस किलोमीटर की नॉर्मल ईवी है, और कुछ सालों के बाद यही 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर की हो जाएगी, 8-10 साल में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी। लेकिन रिचार्जिंग ना अभी भी बहुत बड़ा मसला है भारत में। आप यहां से जाओगे, ठीक है, आप यहां से गए, जैसे आपने बोला कि जी हमें फॉर एग्जाम्पल यहां से हम नोएडा से शुरू हुए, आपने बोला कि ठीक है चलो हम नैनीताल जा रहे हैं। नैनीताल, मेरे मुंह से नैनीताल ही निकलता, पता नहीं क्यों, सॉरी। हाँ, नैनीताल, आपको नैनीताल जाना है, नैनीताल नहीं, नैनीताल, आपको नैनीताल जाना है। यहां से लेकर नैनीताल क्या कितने ईवी बीच बीच में हैं? आपको यहां से जयपुर जाना है, कितने ईवी बीच में है? ईवी के चार्जिंग पॉइंट्स हैं।
यहां से देहरादून जाना है, आपको बैंगलोर से चेन्नई जाना है, कितने बीच में है? आपको ये देखना पड़ेगा हर 25 किलोमीटर में, हर 50 किलोमीटर में आपको बनाने पड़ेंगे स्पेशली, जैसे सरकार देती है, जैसे सरकार देती है ना पेट्रोल पंप्स के लिए। एक तो मैंने वो बताया था जो कोको वाले हैं, याद है पिछली शो में हमने डिस्कस करा था, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, आप उनको बोलिए कि 10% आप अपना चेंज करिए। उसके अलावा सरकार जो है जमीन दे लोगों को, इससे भी रोजगार बढ़ेगा और बहुत रोजगार बढ़ेगा। सरकार कहे कि हम पूरे भारत में अगले 5 साल में हम 10,000 चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे। चार्जिंग पॉइंट्स नहीं, चार्जिंग एरियाज। वो चार्जिंग एरिया किस प्रकार से होंगे? आपने बना दिया, जैसे आपने बना दिया यहां पे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे है, आप जा रहे हो तो फिर निकलते ही जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। दुनिया भर के एक्सप्रेसवे, खासतौर से नितिन गडकरी जी ने बना के ऐसे नाप दिए एक्सप्रेसवे कि दुनिया भर के एक्सप्रेसवे यहां पे बन गए। ठीक है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट एक्सप्रेसवे का रोल आउट, रोड का रोल आउट भारत में हो रहा है, इवन अहेड ऑफ चाइना। लेकिन अगर आप लोगों को बोलो कि जमीन तो सरकार ने ले रखी है, सरकार बोले कि ठीक है हम लोग ना 10,000 जगह पूरे भारत में ये चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं और हम अगले साल तक इनका कॉन्ट्रैक्ट देके खत्म करेंगे मामला। फिर जो बनने में लगेंगे 2-4 महीने, वो 2-4 महीने लगेंगे, लोग अप्लाई करें डायरेक्टली गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट 10,000 एकड़, पूरा 1 एकड़ का होना चाहिए वो, या कम से कम 3/4 ऑफ एन एकड़ तो होना चाहिए। वहां पे चार्जिंग पॉइंट्स हो, वहां पे सोलर हो, सोलर से आपका ज्यादा चार्ज नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी सोलर हो, आपके वहां पे चार्जिंग पॉइंट्स हो, वहां पे स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हो, वहां पे फूड कोर्ट हो, वहां पे शॉपिंग हो पाए, लोग जाते हैं बच्चों के साथ, किसी को ये खाना है, किसी को ये खाना है, गाड़ी आपकी चार्ज हो रही है। जब आप ऐसा कर देंगे, राइट, और आप सरकार डिक्लेयर कर देती है कि 10,000 हमने चार्जिंग पॉइंट्स बनाए, उसमें से 10,000 में से आपके करीब 1,000-1,500 तो आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो स्टेट ओन्ड पेट्रोलियम कंपनीज है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम एक्सेट्रा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह, इन सब के ही हो जाएंगे कोकोस को चेंज करके। बाकी फिर सरकार ये कर दे अलग से, कोकोस का कर दे, और फिर जिन जिन के पास पेट्रोल है, जो इनके पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, उनको बुलाए मीटिंग के लिए कि साहब ठीक है, वेस्टर्न सर्कल कितने हैं, सदर्न सर्कल कितने हैं, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, फलाना, इनको बुलाओ और इनको ये बोलो कि यार हम आपको, देखिए ऐसा है कि पेट्रोल इज नॉट द फ्यूचर। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी खुशहाल रहें जैसे आप हैं, आपकी फ्यूचर जनरेशंस, ये हमारा प्लान है आपके लिए। आप जो पेट्रोल का है मामला, आप उसको गिव अप करिए, सरकार आपको जमीन देगी हाईली सब्सिडाइज रेट्स में, या आपका जो पेट्रोल पंप है उसी को, और यहां पे सरकार आपको फंड करेगी 0% इंटरेस्ट पे, आपको मिलेगा इतने करोड़ रुपए मिलेंगे, और आप यहां पे 50 गाड़ियों के चार्जिंग के पॉइंट्स आप बनाइए। हम आपको और जमीन दे देंगे, अगर आपको थोड़ी और जमीन चाहिए आप खरीदिए जमीन, आपके पास पैसा है, पर सरकार आपको दे देगी एट 0%, आप बनाओ। या फिर सरकार आपको पूरा फंड कर देगी 100%, जो भी आपका है उसका 50% आपका, 50% गवर्नमेंट का, और 5 साल के बाद 100% आपका, आप मैनेज करो। चार्जिंग पॉइंट पे लगाया आपने, 200-300 रुपए लिए हर एक चार्जिंग के, और चार्ज हो रहा है लगातार, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, आपका फूड कोर्ट आपका है, आपका शॉपिंग वाला, जैसे 7-Eleven टाइप के होते हैं ना विदेशों में, वैसे 7-Eleven टाइप का। तो आपको एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा भारत में, और भारत में पैसे की कोई कमी नहीं है। और दिनचर्या में अगर ये यूज टू हो जाएंगे ना लोग, सर, हाँ। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं या और भी काम करते हैं, ऐसे ये भी हो जाएगा कि भाई 1-2 घंटे इधर लगाओ, 500 किलोमीटर जाओ, फ्री रहो। नहीं, सीधी है। आप ये भी बोल दीजिए कि भाई आप जो नई नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें आपको, जैसे लोग एक चार्जर लगा दिया, 2 चार्जर लगा दिया, पूरा 500 उसमें फ्लैट्स हैं या 300 फ्लैट है, यानी कि 300 परिवार रह रहे हैं, 2 चार्जिंग पोर्ट का करोगे क्या आप यार? तो आप बताओ कि आपने जमीन ली है और ये आपको अथॉरिटी से ड्राइव करना पड़ेगा, जैसे नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, उसी प्रकार से जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसी प्रकार से लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वैसी चेन्नई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वैसी बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। दुनिया भर में तो अथॉरिटीज बनी है। आप जो भी कमर्शियल बिल्डिंग का अप्रूवल दोगे आज के बाद, जो भी कमर्शियल बिल्डिंग का अप्रूवल, जो नई बिल्डिंगें बनेंगी, बिल्डिंग हर जगह बन रही है, जो आप पूरे भारत में दोगे उसमें आपको यह बताना पड़ेगा कि कितने लोगों के लिए है और कितने आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स वहां पे होने चाहिए। उसके बिना आपका नक्शा पास नहीं होगा। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, करो, तभी जाके बात बनेगी। यू हैव टू ड्राइव इट फ्रॉम द टॉप। अगर आप ये
कह रहे ना पाइपलाइन बननी चाहिए और ये वाला जो मामला है, भाई पाइपलाइन बननी चाहिए ठीक है, लेकिन आपको भी ये सोचना पड़ेगा, आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि आप लोगों को कैसे फैसिलिटेट कर रहे हो। बहुत मुश्किल है चार्जिंग स्टेशन ढूंढना, इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो इजी। आपको उसी कन्वीनियंस से, जिस कन्वीनियंस से पेट्रोल पंप मिलता है ना, उसी कन्वीनियंस से आपको चार्जिंग स्टेशन भी मिलना चाहिए। दैट शुड बी द आइडिया। आराम से भाई साहब पेट्रोल पंप कहां है, तो भाई साहब चार्जिंग स्टेशन कहां है, ठीक है। और आप बोलिए जिस गाड़ी में नेविगेशन है, आजकल ज्यादातर गाड़ियों में नेविगेशन होता है, नेविगेशन होगा गाड़ी में और लेटेस्ट अपडेट होता रहेगा कि कहां पे चार्जिंग स्टेशन है, तब मामला 4-5 साल के अंदर फिट हो जाएगा पूरा भारत का। और सर भारत सरकार ने अभी 7 ऐप बंद भी की हैं। हाँ, चाइनीज ऐप, हाँ। आपको मैं बताता चलूं, हाँ, वो ऐप से वो बैटरी वाले रिक्शे स्टॉप हो जाते हैं, तो ऐसा भी मसला चल रहा है, इस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा जो है जो है। चलो ठीक है, चलते हैं, ठीक है, ओके भैया, राम राम। राम राम।